हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। आज इस क्लास के अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला टॉपिक आता है अपना इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, देन हिस्ट्री पढ़ेंगे, कुछ थ्योरी पढ़ेंगे और कुछ प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। बट पढ़ेंगे क्या, आ जाते हैं जल्दी। सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्व क्या होता है, राजकोष क्या होता है। राजकोष, राज मतलब होता है सरकार, कोष मतलब होता है इनकम और एक्सपेंड। जहां से कोष का मतलब क्या है, जहां पैसा डाला जाता है, पैसा निकाला जाता है, दैट्स कॉल्ड राजकोष। अब राजकोष का मतलब तो ये हुआ कि जहां पैसा आएगा भी और जहां से पैसा जाएगा भी। इसका मतलब तो ये हुआ। अगर हम घाटे की बात करते हैं कि मेरे को घाटा हुआ, मेरे को लॉस हुआ, तो लॉस का मतलब क्या होता है? लॉस का मतलब है कि हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है बट हमको इनकम बहुत ही कम मिल रही है, हमारा खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है जबकि हमारे पास पैसा बहुत ही कम आ रहा है, दैट्स कॉल्ड लॉस। अब लॉस के अंदर भी राजकोषीय घाटा क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। फिस्कल डेफिसिट जिसे कहा जाता है। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। लॉस मतलब तो खर्चा ज्यादा होगा, इनकम कम होगा। कोष मतलब व्यय और इनकम से रिलेटेड है। राज मतलब सरकार का। इसी चीज से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सरकार का इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, दैट्स कॉल्ड राजकोष घाटा या राजकोषीय घाटा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी राजकोषीय घाटा बताया जाता है तो उसमें उधारी कभी भी इंक्लूड नहीं होती। आज हम ये सोचते हैं, हम ये बोलते हैं कि हमारे इंडिया पर भी उधारी बहुत है। लॉस मतलब उधारी मतलब हम लोग बहुत ज्यादा बोरोइंग कर रहे हैं, पर वो बोरोइंग कभी भी हमारे खर्चे में इंक्लूड नहीं होगी। रीजन, क्योंकि हम बोरिंग जो करते हैं हमारा जीवन स्टैंडर्ड सुधारने के लिए करते हैं। हम जो उधारी लेते हैं वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी करते हैं, आज हमें जैसे इंडिया को डेवलप करना है तो हम उधार ले रहे हैं, रोड बनाना है तो उधार ले रहे हैं, डैम बनाना है तो उधार ले रहे हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं, हमारा यहाँ का उत्थान कर रहा है इसलिए उधार ले रहे हैं। तो इसीलिए उधारी कभी भी व्यय का हिस्सा नहीं होगी। इस चीज का पूरा ध्यान रखें, ठीक है। कुल मिला के हमारा खर्च हमारी आय से ज्यादा हो रहा है, दैट्स कॉल्ड राजकोषीय घाटा, बट उधारी इसमें कभी भी नहीं आएगी। यस। एक वित्तीय वर्ष, अभी वित्तीय वर्ष क्या होता है? किसी भी वर्ष में, मतलब वित्तीय वर्ष का मतलब फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, 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 दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। किसी भी फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक सरकार की अगर जो जो खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है, बस हम लोग उसको उधारी को इंक्लूड नहीं करेंगे तो इट मीन्स वह राजकोषीय घाटा होगा, ठीक है। अब छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच यानी कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच जो अंतर होता है, दैट्स कॉल्ड राजकोषीय घाटा। उधारी इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि सरकार की कुल उधारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यकता है, भाई हमें देश को चलाना है इसलिए भी उधार लेना होता है, इसलिए आवश्यकता को दर्शाती है। आमतौर पर हम कह सकते हैं कि राजकोषीय घाटा मतलब सकल घरेलू उत्पाद। अभी सकल घरेलू मतलब क्या होता है? घरेलू मतलब हमारे घर का। अब हमारे देश में हमारे घर का तो गिनने से रहे, हमारे घर का मतलब हमारे देश के अंदर की घरेलू सीमाओं के अंदर का। समझ गए आप? मतलब घरेलू मतलब क्या हो गया? हमारे देश की जो है उसमें घर का जो इंक्लूड होता है, उसमें विदेशों से प्राप्त कभी भी कोई चीज इंक्लूड नहीं होगी। इस चीज का पूरा ध्यान रखना है। तो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। इसे हम क्या बोल सकते हैं? सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत के रूप में भी इसे व्यक्त कर सकते हैं, ताकि अर्थव्यवस्था के आकार का सापेक्ष आकलन किया जा सके, ताकि अर्थव्यवस्था का जो है कितना विकास हो रहा है। हमारा घरेलू उत्पाद ज्यादा होगा तो डेवलपमेंट भी ज्यादा होगा, बट उसमें खर्चे ज्यादा आ रहे हैं कि इनकम ज्यादा आ रही है। इनकम अगर किसी कंट्री की ज्यादा है मतलब वो डेवलप कंट्री है, बट खर्चा अगर ज्यादा है तो अंडर डेवलप कंट्री है। इस चीज का पूरा ध्यान रखना है। हमारे कंट्री पे भी बहुत सारे उदाहरण है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सूत्र और निहितार्थ। राजकोषीय घाटा मतलब हो गया कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति, कुल खर्च माइनस कुल प्राप्ति। अब खर्च में भी राजस्व और पूंजीगत दोनों शामिल होगा और इसमें भी राजस्व और पूंजीगत दोनों शामिल होगा, ठीक है। अब हम बोलते हैं उच्च राजकोषीय घाटे के प्रभाव। अगर हमारे देश में राजकोषीय घाटा ही घाटा चल रहा है तो घाटा का मतलब हमारे यहाँ खर्चा ज्यादा हो रहा है। जब हमारे यहाँ खर्चा ज्यादा होगा मतलब मनी बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं हम लोग, ठीक है।
तो ऐसी कंडीशन में प्रभाव क्या है कि पुराने ऋणों पर ब्याज चुकाने के लिए और अधिक उधार ले रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं, पुराने ऋण चल रहे हैं उस पर और उधार चुकाने के लिए और ऋण लेते जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर ऋण बढ़ता जाएगा। फिर आता है मुद्रास्फीति। घाटे को पूरा करने के लिए आरबीआई से उधार लेने पर मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है। यानी अगर घाटा चल रहा है तो सरकार क्या करेगी, आरबीआई से उधार लेगी। जब आरबीआई से उधार लेगी तो मुद्रा पूर्ति बढ़ेगी, मुद्रा पूर्ति बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति आ जाएगी। स्फीति का मतलब ये होता है कि देश में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, दैट्स कॉल्ड मुद्रास्फीति। जब वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ जाती है, जो पेट्रोल अभी अगर 100 रुपए लीटर है बाद में 200 रुपए लीटर हो गया, दैट्स कॉल्ड मुद्रास्फीति। 150 रुपए, 125 रुपए, 110 रुपए लीटर महंगा हो गया। ठीक है। क्राउडिंग आउट, हमारे यहाँ पर क्या होगा, सरकारी उधार से बाजार में धन की कमी हो जाएगी। सरकार उधार ले रही है, ठीक है, किससे, जनता से। सरकार उधार किससे भी ले सकती है, जनता से भी ले सकती है, किससे भी ले सकती है, तो जिससे निजी क्षेत्र के लिए ब्याज की दरें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर आता है कुछ मैनेजमेंट करने के लिए कुछ प्रबंधन अधिनियम भी हमारे यहाँ पे कुछ बजट को कंट्रोल करने के लिए कुछ अधिनियम बनाया जाया है। 2003 के अंतर्गत आया था FRBM, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, यानी सरकार का प्रबंध करने के लिए, सरकार का बजट को मैनेज करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था 2003 में। इसका उद्देश्य था सरकार को लिए राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा को कम करने के लक्ष्य से राजकोषीय अनुशासन लगाना। यानी 2003 के अंतर्गत बजट मैनेजमेंट करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया और उसके तहत हम लोग जो राजकोषीय घाटा हो रहा है उसको थोड़ा मैनेज करें, उसको कंट्रोल करें। ठीक है। सरकार घाटे को नियंत्रित करने के लिए कर राजस्व बढ़ाए और अनावश्यक खर्चों को कम करे जैसे उपाय कर सकती है। सरकार क्या कर सकती है, जनता पर टैक्स ज्यादा लगाएगी। जनता पर टैक्स लगाएगी तो क्या होगा, जनता का पैसा सरकार के पास आएगा, जनता के पास मुद्रा की कमी होगी, सरकार के पास मुद्रा की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। जैसे सरकार के पास मुद्रा की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन में सरकार के पास पैसा ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा तो सरकार का पैसा बढ़ जाएगा जिससे घाटे को पूरा किया जा सकता है। ठीक है। और खर्चे को भी कम कर सकती है सरकार, अगर खर्चा बहुत ज्यादा कर रही है तो उस खर्चे को भी कंट्रोल कर सकती है। अब आते हैं, चलो ये तो हमने पढ़ लिया किसको, इकोनॉमिक्स को। अब पढ़ते हैं हम हिस्ट्री के बारे में, जिसे हम असहयोग आंदोलन, स्टूडेंट्स की डिमांड है असहयोग आंदोलन को पूरा समझाइए। वैसे मैं हर थोड़े दिन के बाद ये समझाती रहती हूँ पॉलिटी, फिर भी समझते हैं असहयोग। इस वर्ड से अपने को समझ में आता है असहयोग करना। सभी जानते हैं असहयोग आंदोलन हिस्ट्री के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या हुआ था कि ब्रिटिश शासन का हमारे ऊपर अधिकार था और ब्रिटिश शासन हमारे ऊपर अत्याचार किए जा रहा था। हमको इस अत्याचार से निपटने के लिए हमें एक ही चीज सूझी कि एक तो हमें अपना स्वराज होना चाहिए। स्वराज, स्वराज मतलब अपना खुद का राज होना चाहिए। जब अपना खुद का राज लाएंगे तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, जो ब्रिटिश सरकार है उसको असहयोग करना पड़ेगा। उसको सहयोग मत करो, उनकी स्कूलों में मत जाओ, उनकी पुलिस में भर्ती मत हो, उनकी कोई चीजें यूज मत करो, दैट्स कॉल्ड सहयोग आंदोलन। उनको सहयोग ही मत करो, बट विनम्र तरीके से, आपको तरीका खराब नहीं लाना है। तो ये था 1920-22 में। बट इसको क्या किया कि इसको जो है चोरी चोरा कांड हो गया। अब ये चल रहा था, उसी बीच में पुलिस स्टेशन पर जनता ने आग लगा दी, जिसमें 20 से 22 पुलिसकर्मी मारे गए। चोरी चोरा हत्याकांड के बाद से ही हमने इस असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन को बंद करने की कोशिश करी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया पहला अखिल भारतीय जन आंदोलन था ये। ठीक है। कारण था रॉलेट एक्ट का विरोध करना। रॉलेट एक्ट आया था, उसका विरोध करने का। जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के प्रति अंग्रेजों के रवैये से उत्पन्न खिलाफत का मुद्दा आया। क्या क्या हुआ, एक तो जलियांवाला बाग, जनरल डायर ने हमारे यहाँ के पंजाब में जो एक जलियांवाला बाग था उसमें बहुत सारे लोग थे और उस पर 73 लोगों पर मतलब उन पे बंदूक दाग दी, इतने सारे गोलियां बरसे, बहुत लोग मारे गए और उसकी गोलियां आज भी अगर वहां जाओ तो निशान है और सिहर उठता है हमारा अगर उसको सोचे तो इसीलिए हम लोग जलियांवाला बाग को जैसे ही याद करते हैं तो उसी के विरोध में और रॉलेट एक्ट के विरोध में यह आया था अंग्रेजों की तरफ से कि हमने खिलाफत करना है, इसलिए असहयोग आंदोलन। लक्ष्य था 1 वर्ष के भीतर स्वराज लेना, हमारा खुद का अधिकार आना चाहिए 1 वर्ष के अंदर। फिर था रचनात्मक कार्यक्रम क्या थे, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। हमारे खुद के शिक्षण संस्थान जैसे काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, हमने हमारे खुद के मतलब इंडिया के खुद के ही, भाई हमें अंग्रेजों की स्कूल जो बनाई गई उसमें नहीं जाना है, हमारे खुद के काशी विद्यापीठ में जाना है, गुजरात के विद्यापीठ में जाना है। हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया गया, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो स्वराज जरूर आएगा। हिंदू मुस्लिम अलग हो गए तो अंग्रेज वैसे फूट डालो राज्य करो की नीति अपनाएंगे। अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत जो चले अगर तो उसको अंत करना है।
स्वदेशी वस्तु और खादी का प्रचार, हम हमारी वस्तुओं को ही प्रचार करें, खादी का प्रचार करें, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं, ये तो होना ही चाहिए। फिर अब क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चोरी के चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। चोरी चौरा जगह पर हिंसक घटना हुई जिसके कारण जो आंदोलन वापस ले लिया 5 फरवरी 1922 को। प्रभावताई से स्वतंत्रता संग्राम को शहरों से, गांवों से, कस्बों तक पहुंचाया। स्वतंत्रता संग्राम जो बहुत बड़ा चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज आंदोलन, ये पूरा शहरों से होते कस्बों तक और कस्बों से गांवों तक पहुंचा। फिर क्या हुआ, कांग्रेस एक क्रांतिकारी जन संगठन के रूप में उभर गया। भाई कांग्रेस ही स्टार्टिंग किया था आजादी के लिए, तो एक क्रांतिकारी जन संगठन के रूप में उभरा। लोगों में ब्रिटिश शासन के प्रति भय जो था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब आता है कि अगर हमने जो है, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ ले, तो कौन कौन सी डेट है वो जरूर कर ले। और हमने जो है मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा, जो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि जो है उधार, मतलब उधार को इंक्लूड नहीं करना है, खर्चा ज्यादा है इनकम से, दैट्स कॉल्ड राजकोषीय घाटा। ठीक है, असहयोग आंदोलन, चोरी चौरा कांड, स्वदेशी आंदोलन, इनको बहुत अच्छे से पढ़ ले। और जब भी आपको लगे कि हमें कुछ और पढ़ना है तो जरूर मैसेज करें। एक आपका करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है जो अभी रिसेंटली आया है, वो है बामियान बुद्ध। ये बामियान बुद्ध क्या है? बामियान बुद्ध करंट अफेयर का टॉपिक हो सकता है, आ सकता है आपके। हाल ही में बामियान बुद्ध सुर्खियों में था। रीजन था, बामियान बुद्ध में बुद्ध की किसी स्मारक के आकार की 2 प्रतिमाएं मिली। बुद्ध की किसी स्मारक के आकार की 2 आकृतियां मिली जिनकी 115 और 174 फीट थी। ऊंचाई कितनी थी? 115 और 174 फीट। मध्य अफगानिस्तान में बामियान घाटी में बलुआ पत्थर की चट्टानें, अफगानिस्तान में बामियान घाटी के अंदर बलुआ पत्थर की चट्टानें मिली 115 और 174 फीट, जो कि बुद्ध की थी। ये करंट अफेयर में आ सकता है। अवधि की 6वीं शताब्दी में निर्मित हुई। फिर आता है कलात्मक महत्व क्यों है? क्योंकि ये प्रतिमाएं गांधार बौद्ध कला का उदाहरण प्रस्तुत करती है। ये बौद्ध से रिलेटेड है और अभी मिली है, तो इसलिए टॉपिक में आ सकती है। मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार से निकटता से जुड़ी थी। मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, उसी से जुड़ी थी ये। और विध्वंस कब हुआ? 2001 में तालिबान द्वारा नष्ट कर दिया गया। 2001 में तालिबान द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया। यूनेस्को द्वारा मान्यता थी। बामियान घाटी को 2003 में विश्व धरोहर घोषित किया गया। देखिए कहाँ थी ये बामियान घाटी? अफगानिस्तान में बामियान घाटी है, जिसमें 2 प्रतिमाएं बुद्ध की थी 115 और 174 फीट, जो कि स्मारक की प्रतिमाएं थी और पत्थर से बनी हुई थी, बलुआ पत्थर से। बट अभी जो युद्ध हुआ था उसमें इनको नष्ट कर दिया गया था 2001 में। तो ये विश्व धरोहर भी घोषित किया गया था। तो मैं चाहती हूँ इसको भी आप पढ़ें। हो सकता है करंट अफेयर में, हो सकता है हिस्ट्री के टॉपिक में। बुद्ध नाम है इसीलिए। मैं फिर आऊंगी, जरूर आऊंगी, जल्दी आऊंगी। फिर भी आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो तो जरूर लिखे, आपके टॉपिक में जरूर पढ़ाती रहूंगी। जय हिंद, जय भारत।